भारत से डोनाल्ड ट्रंप को कितना फायदा, डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत पर उसका कैसा असर होगा। दूसरा कालकाल भी भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन का दबाव बाकी जगह बढ़ रहा था, अब ट्रंप के आने से चीन के विस्तारवादी पर फिर लगाम लगेगी। रणनीति के तहत भले भाषण दिया हो कि हिंदुओं के बारे में कि भैया मैं खड़ा होऊंगा, लेकिन आज तक किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने राष्ट्रपति ने बोला नहीं था। पुतिन का आज भी स्टेटमेंट निकला है कि भारत एक पुरानी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, महान है, हम उसके साथ हैं। ट्रंप भी भारत को महान कह रहा है। ट्रंप के सामने चुनौतियां अभी हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने जो उन्होंने वादा किया है कि मैं युद्ध नहीं होने दूंगा, तो पहली चुनौती तो उनको 2 युद्ध रोकने की है। कमला हैरिस की कश्मीर को लेके जो ओपिनियन है वो बड़ी ही डिफरेंट है और भारत के हित में नहीं है। ट्रंप का आना 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जिस निर्लज्ज तरीके से कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और उस पर अमेरिका ने जो रुख अपनाया था बाइडेन प्रशासन ने, वो निंदनीय है। और उस पर अमेरिका की चुप्पी उस तथ्य को जो सामने आकर भी छुपा हुआ सा रहता है कि CIA हवा दे रहा है, साबित कर दिया बाइडेन प्रशासन ने। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी, जहां हम कोशिश करते हैं कि हर खबर के हर पहलू से वरिष्ठ पत्रकार के नजरियों से आप तक पहुंचाएं। कोशिश यही होती है हमारी कि आपके पसंद के जो विषय हैं और जो आपके पसंद के मेहमान हैं, हम इस कार्यक्रम में उन्हें शामिल करें। और वैसा ही हमारी आज की भी एक बार कोशिश है। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, समीर चौगावकर जी हैं और हमारे अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी जीत अपने हिस्से दिखाई, पहली बार से भी दूसरी बार, ऐसा लगा कि वोटर्स जो हैं वो लगभग चाहे अमेरिका के हों, चाहे भारत के हों, चाहे किसी अन्य देश के हों, उनको समझ पाना शायद ज़रा मुश्किल है। और कई बार ये भी है कि शायद एक फिल्मी डायलॉग है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि वोटर्स क्या चाहते हैं ये समझ पाने के लिए सारे प्रयोग, सारे एक्सपेरिमेंट, सारी जो दावे हैं वो कई दफ़ा फेल हो जाते हैं। और अमेरिका में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़ी। भारत से डोनाल्ड ट्रंप को कितना फ़ायदा, डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत पर उसका कैसा असर होगा, भारत का चीन और जिस तरीके से पाकिस्तान से संबंध रहा है उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप कितना इम्पैक्ट डालेंगे, ये सब चर्चा का विषय तब बन गया जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए हम आप तक यही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके बहुत सारे सवाल भी आए थे। कई हिंदू संगठन, कई साधु संत भी खुश होते दिखाई पड़े थे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ। क्या इसके मायने हैं, क्या इम्पैक्ट डोनाल्ड ट्रंप देंगे, ये सब कुछ समेटे हमारे ये कार्यक्रम है। लगातार इसके साथ बनी चाहिए। समीर सर, सबसे पहले तो आप ही से इसकी शुरुआत करती हूँ। जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो वैश्विक स्तर पर तो जो चर्चा होनी है नहीं होनी है, हिंदू संगठन के साधु संत बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आए। क्या इसके मायने कैसे देखें, और इस तरह के बहुत सारे सवाल, हमारी बहुत सारी जो खबरें थी उसमें पूछे गए दर्शकों की तरफ से। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का जितनी चिंता और जितना क्यूरियोसिटी से अमेरिका की जनता इंतजार नहीं कर रही थी, उतने ही क्यूरियोसिटी से और उतना ही कौतुक भारतीय नागरिकों को था कि वहाँ पर कौन जीतने वाला है। देखिए, ट्रंप का एक कार्यकाल भारतीय मतलब हमारा देश देख चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बराक ओबामा का उन्होंने छोटा सा कार्यकाल देखा, उसके बाद ट्रंप का 5 साल कार्यकाल देखा, उसके बाद जो बाइडेन का कार्यकाल देखा, और अब फिर ट्रंप का कार्यकाल देखेंगे। देखिए, कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त थे ट्रंप, और उनका जीतना भारत के हित में रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के सभी दोस्त रहे। बराक ओबामा के साथ छोटा कार्यकाल रहा, वो बहुत शानदार रहा। उसके बाद ट्रंप के साथ तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। जब ट्रंप चुनाव हार गए तो ये कहा गया कि कैसा भारत के साथ अमेरिका के संबंध रहेंगे, अब तो दूसरी पार्टी के बाइडेन जीत कर आ गए हैं तो कैसा संबंध रहेगा। लेकिन वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त साबित हुए। उन्होंने भी कहा कि माय बेस्ट फ्रेंड मोदी, और मुझे लगा कमला हैरिस भी जीतती तो 2 साल बाद वो भी ये कहती कि माय बेस्ट फ्रेंड मोदी, और मोदी जी भी कहती कि कमला हैरिस मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्रधानमंत्री मोदी की एक योग्यता है कि वो सभी को साथ एक अच्छा संपर्क बना लेते हैं, चाहे फिर वो यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की के साथ पक्ष रखना हो, जेलेंस्की की बात रखना हो, चाहे फिर वो पुतिन की बात रखना हो, दोनों के साथ वो संबंध बना के चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबंध किसी के साथ खराब नहीं है। कनाडा का हिस्सा छोड़ दिया जाए, जहाँ तक कोशिश रही सबके साथ संबंध अच्छा रहा। भारत ने अपने हित में 2047 के लिए जो विकसित भारत बनाना है, उसके लिए दूसरे देशों के साथ जो बेहतर संबंध बनाकर अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सौदे किए जाए, वो प्रधानमंत्री मोदी की नीति रही है। देखिए, ट्रंप के जीतने पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप का भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता था और रहेगा।
ट्रम्प की एक किताब है, ट्रम्प ने एक किताब लिखी है द आर्ट ऑफ डील, उस किताब का नाम ही है द आर्ट ऑफ डील। उस किताब में ट्रम्प ने कहा है कि भाई जीवन में जब भी अवसर आए तो अपना स्वार्थ का सौदा करो, अपनी ताकत को पहचानो, कमजोरों का पूरा इस्तेमाल करो और जहां बेहतर सौदा मिले वहां हाथ डालो। मेरे जीवन का सफलता का राज यही है। मैं इतना बड़ा उद्योगपति बना तो उसके कारण यही रहा कि मैंने कभी कमजोरों को आगे नहीं बढ़ने दिया और अपनी ताकत का कभी इस्तेमाल कम नहीं आका। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन एक व्यवसायी के रूप में जिया था, उसके बाद में 5 साल राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देखा कि जहां अमेरिका के हित हो सकते हैं। वो देखिए ट्रम्प तो आप कह रहे हैं कि अब पहला कार्यकाल तो उनका जो रहा था, अब ट्रम्प जानते हैं कि दूसरा कार्यकाल ही उनका आखिरी कार्यकाल है। तो 5 साल जब वो विपक्ष में बैठे हैं या जब सत्ता में नहीं थे तो उन्हें कई चीज़ ऐसी महसूस हुई है कि जो बाइडेन ने जो गलत निर्णय लिए हैं, जिसके भुगतान अमेरिका को करना पड़ा और जिसके कारण बाइडेन की जो पार्टी थी बड़ा चुनाव हारी है इस बार। तो मुझे लग रहा है कि इस बार ट्रम्प का जो दूसरा कार्यकाल होगा वो बहुत पहले कार्यकाल से अलग होगा। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। पहले कार्यकाल में चंचल थे, जिद्दी थे, बिगड़ेले गुस्से स्वभाव था। इस बार मुझे लगता है वो ज़्यादा मैच्योर होंगे अमेरिका की दृष्टि से भी और दुनिया की दृष्टि से भी। पहले कार्यकाल में वो इतने जिद्दी थे कि उन्होंने WHO से खुद को बाहर कर लिया था। जिस पेरिस जलवायु समझौते को दुनिया ने माना था, प्रधानमंत्री मोदी तारीफ करते थे, वो उससे बाहर आ गए थे। नाटो देशों से कहते थे कि भाई हम सेना दे रहे हैं तो उसका खर्चा आप दो। तो वो इस तरह के थे और भारत के साथ संबंध में उनके बहुत ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने सब कुछ भारत के लिए अच्छा ही किया। आप देखिए जनरलाइज प्रीफेस सिस्टम थे, उससे उन्होंने भारत को बाहर किया। तो भारत ने बादाम पे 25% टैक्स बढ़ा दिया। तो ट्रम्प ने कहा कि ठीक है, मैं बादाम आपके स्टील के ऊपर मैं 25% टैक्स बढ़ा देता हूँ। भारत से जाने वाली जब मोटरसाइकिल पर टैक्स नहीं लगता था तो ट्रम्प ने कहा प्रधानमंत्री को फोन करके कि भाई आपकी मोटरसाइकिल हमारे हिंदुस्तान में हमारे देश में आती है, हम आपसे टैक्स नहीं लेते और आप हमारी जो मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन है दूसरी हिंदुस्तान में आ रही है, 100% टैक्स ले रहे हो, आप इमीडिएट कम करो। उसको टैक्स भी कराया उन्होंने। भारत को वैसे भी उन्होंने टैक्स टेरर और टैक्स के लिए कहा कि टैक्स किंग है भारत। तो कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के लिए ज़्यादा देखता है, उसकी दोस्ती सबसे रहती है, लेकिन दोस्ती अपने देश की कीमत पर कोई निभाता नहीं है। सब अपने देश का फ़ायदा देखते हैं कि हम अपने देश के लिए फ़ायदा क्या करेंगे। फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रम्प का जो कार्यकाल रहा, भारत के साथ जो रहा था पहला कार्यकाल बहुत बेहतर रहा था। दूसरा कार्यकाल भी भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जिस तरीके से चीन का दबाव बाकी जगह बढ़ रहा था, अब ट्रम्प के आने से चीन के विस्तारवादी पर फिर लगाम लगेगी। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा से जो भारत के संबंध इतने खराब हो चुके हैं उसमें ट्रम्प क्या भूमिका निभाते हैं, कैसे भारत के संबंध कनाडा से बेहतर करते हैं, क्या मध्यस्थता का भूमिका निभाते हैं। दुनिया में जिस तरीके से युद्ध के माहौल हो रहा है, रूस का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें क्या भूमिका निभाते हैं। तो अब ट्रम्प का कार्यकाल देखना होगा, दूसरी बार का कार्यकाल कितना भारत के लिए पहला कार्यकाल 4 साल का, दूसरा कार्यकाल पर सबका इंतजार। अब देख सर, जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर हमला कनाडा में देखने मिल रहा है, जिस तरीके से एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ इस तरीके के देश हैं जहां पर थोड़ा सा एंटी हिंदू जैसा एक माहौल नज़र आता है, जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके साथ भी, जो वहां के धार्मिक जो स्थल हैं उनके साथ भी नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के नेतृत्व के साथ कुछ उस पर इम्पैक्ट आएगा, जो एक हिंदूवादी जो तकलीफ दिखाई पड़ रही है उनके जिन लोगों के साथ, उसमें थोड़ी कमी नजर आएगी? देखिए, अपनी समस्या का समाधान खुद करना पड़ता है। कोई राष्ट्रपति जीत गया हो वो हमारी समस्या का समाधान करेगा, ये कल्पना ही हम लोगों को अपनी कमजोरी को दर्शाती है। अमेरिका में ट्रम्प की जीत इस समय जो भारत है, जो दुनिया है, उसमें इससे बेहतर परिणाम भारत की दृष्टि से कुछ नहीं हो सकता था। कमला हैरिस जीती, यद्यपि वो भारतीय मूल की थीं, लेकिन उनके जो विचार थे बहुत सारे रिलीजियस फ्रीडम को लेके, मानवाधिकार को लेकर के, जो कश्मीर को लेकर के, दुनिया में जो फंडामेंटलिज्म को लेकर के, वो हमारे हित के अनुकूल नहीं थे। यद्यपि अमेरिका जो बिडेन प्रशासन में हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम उनके डिफेंस पार्टनर हैं, हमारे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए रखा। नरेंद्र मोदी जी का तो ऐसे स्वागत किया जो बाइडेन साहब ने कि एक तरफ उनकी पत्नी इनकी उंगली पकड़े हुए थे, एक तरफ खुद पकड़ के ले जा रहे थे, कि मालूम है कि भारत इस समय कहाँ है, उसमें हमको क्या करना है। देखना ये पड़ेगा कि इस समय जो बदलती हुई दुनिया है, जिसका परिणाम ट्रम्प की विजय के रूप में हुआ है, ट्रम्प ने जो घोषणाएं की हैं, जो अमेरिका का अपना राष्ट्रीय हित है, जो अमेरिका की विश्व दृष्टि है, खासकर ट्रम्पवाद की दौर में जो उसकी विश्व दृष्टि है, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर उनके जो अपने लक्ष्य हैं,
उसमें भारत हमारे लक्ष्य के, हमारा जो लक्ष्य है उन दोनों के बीच कन्वर्जेंस कहां है वो करके आपको चलने की आवश्यकता है। और उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। जहां तक ट्रेड की बात है, पहले भी भारत, चूंकि हम उसके सबसे ज्यादा ट्रेड पार्टनर हैं, हम वहां लाभ में हैं, तो हर देश अपने को बैलेंस करता हुआ एक आबाद है। जापान हमारे ही मार्केट से लाभ कमा लिया, बन गया, दक्षिण कोरिया वो भी महाशक्ति बन गया, साउथ ईस्ट एशिया बन गया, चीन बन गया, भारत भी हमारे से बनेगा। तो ये आवाज उठती है, लेकिन कभी ट्रेड वार जैसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 इंटरव्यू में कहा, एक इंटरव्यू तो उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी तो जब मिलते हैं तो लगता है कोई फादर फिगर, मतलब मित्र के रूप में तो कहा ही, जब बात करता हूं तो लगता है कि फादर से बात कर रहे हैं। और एक बार वो संकट में पड़े तो मैंने कहा कि मैं कुछ करूं, उन्होंने कहा कि नो 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 नो, आई एम एबल, आई हैव डन इट, आई विल डू इट। हम 100 सालों से लड़ते रहे और हम करेंगे। बोल गया ऐसा आत्मविश्वास, दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, तो बोला कि ग्रेट लीडर है वो। तो उनके बीच एक रैपो इसे तो सबके साथ बनाते हैं। देखिए इस समय दुनिया भर में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नेशनलिज्म को बना दिया गया कि ये तो खलनायक है, फासिज्म का परिणायक है, रिलीजियस फ्रीडम का अर्थ मुझे चेंज कर दिया गया अपने हिसाब से, जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के दिए हैं, जो उस टाइप से जो चीजें बनाई गई, एक तरफ सोवियत संघ अमेरिका, वो चीजें धीरे धीरे विश्व में ध्वस्त हो रही है। भारत में भी वो ध्वस्त हुई है। और अमेरिका में जब 7 जनवरी 2021 को वहां की संसद पर हमले हुए थे, और उस समय लग रहा था कि ये ट्रंप खलनायक है, और उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए वो पूरा इकोसिस्टम दुनिया के स्तर पर, अमेरिका में भी उसी प्रकार से लगा जैसे मोदी जी जब गुजरात में थे उनके विरुद्ध लगा था, और आज तक वो लगा हुआ है। और आज तक प्रूफ नहीं कर पाया, इतने मुकदमों के बावजूद कि उसमें ट्रंप की कोई भूमिका थी। प्रूफ हो गया होता तो अंदर गए होते। तो वो जीत के निकले हैं। कुछ चीजें बहुत स्पष्ट है। उन्होंने रणनीति के तहत भले भाषण दिया हो कि हिंदुओं के बारे में कि भैया मैं खड़ा होऊंगा, लेकिन आज तक किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने, राष्ट्रपति ने यह बोला नहीं था। फर्स्ट। सेकंड, जब 2019 में बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंसर, ये जो तुम्हारे यहाँ माइक्रो फाइनेंसर है यूनुस, वो कहाँ है? मेरे खिलाफ बहुत बहुत बोला है चुनाव में और उसने चंदे दिए हैं। तो वो उसको ढूंढ रहे होंगे अभी, जो एक जिहाद का बड़ा चेहरा जिसको कि बैठा करके बनाया है, जिसने पूरा बांग्लादेश में उलट पुलट कर गया है, जो ट्रूडो साहब है। 2018 में G7 के सम्मेलन में एक प्रकार से अपशब्द कहते हुए ट्रूडो को उस सम्मेलन का उससे उठ के चले गए थे और अमेरिका पहुंच गए थे। कहे थे कि ये तो ट्यूटैनिक लेफ्टिस्ट है, ये ऐसे चलता है कि दुनिया चलेगी। उठ के चला गया था। तो ट्रंप बात का जो दौर था, जो वहां से शुरू हुआ, जो उन्होंने कहा था कि ठीक है 20 जनवरी को बाइडेन का ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यह संघर्ष शुरू हुआ है अमेरिका को महान बनाने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए। तो वो उसको आगे ले जाने की उसमें भारत और उनका कन्वर्जेंस है। यद्यपि इस बार के चुनाव में वहां विदेश नीति बड़ा मुद्दा नहीं था। सर्वे में 4-5-6 लोगों ने विदेश नीति पर किया। ज्यादातर वहां महंगाई, घरेलू मुद्दे, ये सारी चीजें उनकी थी, वो रहेगी। लेकिन इसके दृष्टि से इस समय भारत को, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए चुनौती है, पाकिस्तान चुनौती है, नया चुनौती वहां बन गया है। कम से कम उनके काल में जो वहां खालिस्तानी थे, अमेरिका खालिस्तान मूवमेंट को CIA बहुत पहले से उन्होंने हमारे दूतावास पर हमारे नेहरू जी की मूर्तियां, उनकी मूर्तियां तोड़ने की हिमाकत नहीं की थी। तो मैं नहीं कहता हूं कि पूरा उस पर वो बैन करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें भी अंतर आएगा और भारत की बात सुनी जाएगी। भारत और एक उभरती हुई शक्ति है, भारत की एक विश्व दृष्टि है। पिछले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2020 कोरोना के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। हमको उम्मीद है कि मोदी जी के दिमाग में जरूर होगा, भारत की विश्व नीति में होगा कि हमको कहां मिलकर चलना है। भारत और अमेरिका मिलकर कोशिश करें तो 4 साल में, इस समय जो हलचल है दुनिया में, उसमें अपने अनुसार मिलजुल करके एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा, जिसमें बांग्लादेश जैसे विद्रोह की, जिसमें जैसे की, जिसमें अफगानिस्तान जैसे की स्थान इतना बड़ा नहीं होगा जो आज है। इस तरीके की चीज़ें खत्म होंगी। 1990 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हमको सबने एक्सेप्ट किया, उसके बाद से भारतीय जो बाजार है वो हर महाशक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या ट्रंप की जो नज़दीकी है, क्या ट्रंप का जो एक तरीके से कह लीजिए कि झुकाव है, ये सिर्फ वैश्विक स्तर पर भारत बड़ा बाजार है इसलिए आप देखते हैं? देखिए, सिर्फ बाजार ही नहीं, बाजार भी है और
विचारों की एक समानता की बात मैं कर रहा हूँ। आप ये देखिए थोड़ा सा, जब 70-60 का दौर था, 47 आज़ादी के बाद से 70s तक पूरी दुनिया में 2/3 दुनिया लाल झंडे के नीचे थी, है ना। चाइना में पहला व्यक्ति हुआ तेंग स्याओफेंग, जिससे माओ की खटपट हुई। उन्होंने कहा कि बिल्ली काली है या सफ़ेद, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो चूहे पकड़ती है तो मेरे लिए अच्छी है, बिल्ली है। यहीं से पूंजीवाद की राह शुरू हुई। और धीरे धीरे आप देखिए उसके बाद सोवियत रसिया का विघटन हुआ, गोर्बाचोव का जो पेरेस्ट्रोइका हुआ, क्यूबा भी गया। पूरी दुनिया ने ये मान लिया, खुद अल्ट्रा लेफ्ट ने ये मान लिया कि अगर वेल्थ, अब वो दिन चले गए जब रिवॉल्यूशन से संभव था, अब इवोल्यूशन से, यानी विकास, ग्रोथ होगी। और उसके लिए जो 2 चीज़ें थी, खुद टाइम मैगजीन ने जब 2000 हुआ तो एक विशेषांक निकाला था, उसमें था कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी देन क्या रही, तो उसमें 2 चीज़ें थी, ग्रीड एंड डेमोक्रेसी, यानी लालच और लोकतंत्र। अगर मैं इसको यूं कहूं, कहने का मतलब यह है कि सबने मान लिया कि जो लेफ्ट की बेसिक आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे समाप्त की ओर थी। तो जब दुनिया ने पूरा का पूरा मान लिया तो एक तरह से पूंजीवाद का प्रवाह शुरू हुआ। बीच बीच में लेकिन वो जो लेफ्ट लिबरल एक रहा, वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनलिज्म और फलाना तमाम वो आता रहा। तो एक स्वाभाविक रूप से आप कहीं भी देखिए, जैसा मैंने भी कहा, नीदरलैंड में आप देखिए लेफ्ट आ, फ्रांस में रहते रहते जरा सा बच गए हैं, अमेरिका में, सब जगह पे इस तरह से अगर आप देखिए तो वो विंग है। तो मैं तो पक्का था, मुझे 100% था ट्रंप आ रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग वो क्यों पड़े थे। पहली बात तो ये जानना चाहिए, कमला हैरिस वाज नॉट ए नेचुरल कैंडिडेट ऑफ डेमोक्रेट्स। वो जो प्राइमरीज होती हैं उसके इलेक्शन से नहीं आई थी, वो सारा ओबामा का खेल था कि ऐन मौके पर जब टाइम कम रह जाएगा तो कह देंगे जो बाइडेन नहीं है, इसलिए अब वो टाइम नहीं है, ये सब कीजिए, तो जीत कोई सवाल नहीं। दूसरी बात, 4 साल वो वाइस प्रेसिडेंट थी, क्या किया उन्होंने, दुनिया में क्या नाम है। और एक ट्रंप में आप चाहे उसको कहिए चाहे नहीं, जिसको कहते हैं ना साफ बोलने वाला, मुंहफट, तो ट्रंप की जो पॉलिसीज है बहुत साफ हैं। और अभी जो लोग कह रहे थे, आज की तारीख में भी वो कह रहे हैं कि यूरोप को अगर सुरक्षा चाहिए तो 2% GDP का नाटो में दो, नहीं तो हम नहीं चलेंगे। तब उसके बाद अभी देखिए फ्रांस ने क्या कहा है, अब हमको जो है अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, पोलैंड कह रहा है, सब लोग। तो भाई वो ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल कि अमेरिका आपकी रक्षा करे और आप पैसा नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल। और दूसरी बात जो दुनिया एक चीज़ देख रही थी, देखिए आज की तारीख में मैं हूँ या मेरे घर में वो पोछा लगाने वाली जो बेचारा है, वो भी अपने घर में टीवी देखती है, वो भी ये देखती है कि रोज़ रूस का एक मंत्री आके बोलता है कि आज हम न्यूक्लियर पावर को टेस्ट करने जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया कहता है कि हम मार देंगे अमेरिका को। सबसे बड़ी बात है कि कोई और वे सुपर पावर 2.5 साल से बात ही नहीं कर रही है। और आज की तारीख में देखिए भारत को, पुतिन का आज भी स्टेटमेंट निकला है कि भारत एक पुरानी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, महान है, हम उसके साथ हैं। ट्रंप भी भारत को महान कह रहा है। तो अब आप देखिए कि 2 जो धाराएं जिनमें कम्युनिकेशन नहीं है, उनको वो सब भारत को ये कह रहे हैं। तो मेरा जो इस पर था कि पहली बार इस दुनिया को सबको भरोसा था, जो ट्रंप ने एक बात कही थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं युद्ध खत्म करूंगा। आप बहुत बड़ी चीज़ें होती है दुनिया के लिए और कहीं के लिए भी। तो कम से कम एक तो ये हो गया कि न्यूक्लियर वार नहीं होगी। छोटे मोटी चीज़ें कहीं भी हो, ट्रंप जैसा कह रहे हैं, डायलॉग ऑलरेडी ये पुतिन और ट्रंप में आदान प्रदान सूचनाओं का हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे तो पूरा विश्वास था। और देखिए सबसे बड़ी भारत का, जैसे लोग कह देते हैं ना कि हमें अपना देखना चाहिए, अपना क्या देखना चाहिए। अगर यूक्रेन युद्ध होगा तो ऑयल आपकी क्या हालत, अगर रसिया कल को देना बंद कर दे, कहाँ से लेंगे आप। डॉलर अगर
पेट्रोल $100 के ऊपर चला गया क्रूड ऑयल, भारत की स्थिति खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ कोई तेल नहीं, हम तो वहीं से लेते हैं। तो बेसिक बात यह है कि आज की तारीख में लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन इतनी गड़बड़ है। रेड सी में हूती रोज़ मार रहा है, और पता चला कि आप देखिए कोरोना में कितना महंगा हो गया था ये जो फ्रेट। कोरोना के बाद में हालत ये थी कि आपको वो जो बैगन होते हैं, वो ये सारे कंटेनर्स नहीं मिल रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सबसे बड़ी बात वही बात है कि एक आइडियोलॉजी सो कॉल्ड बनाते रहिए जो कि फेल हो गई। सोवियत रशिया में फेल हो गई, क्यूबा में फेल हो गई, चाइना ने सरेंडर कर दिया। चाइना सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री है, कहने के लिए कम्युनिस्ट है, अर्थव्यवस्था। तो ये जो बीच बीच में लेफ्ट लिबरल इस तरह से आ जाते हैं ना, वो राष्ट्र हितों को छोड़ करके अब आप जेलेंस्की को दिए जा रहे हैं पैसा, और आपकी जनता 12% इन्फ्लेशन पर है, खाने के लिए मर रही है। बिल्कुल ठीक। तो भैया दो चीज होती है आदमी के लिए, नाभि और राष्ट्रवाद नाक। और एक चीज हो कि हम रात को नींद सोएंगे, हमारे ऊपर कोई बम नहीं गिरेगा। सुरक्षा, पेट भरने वाला सुरक्षा। और ट्रंप दोनों की बात करता है, इसलिए वो जीता है, और इस तरह की आइडियोलॉजी आगे भी जीते। बहुत बढ़िया विश्लेषण सर का। सर, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि 90 के बाद ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तीनों को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। इसके पहले अवधेश जी कह रहे थे कि नहीं सब लोग अपना अपना देखते हैं, बट मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मैं चाहती हूँ आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ट्रंप जो है, एक समान विचारधारा का जो इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व पर पड़ता है। चाहे वो आप नाटो मेंबर्स को देखिए, चाहे G7 की बैठकों में भी एक दूसरे से मिलना, राष्ट्रीय अध्यक्षों से गले लगाना है, उनका जेस्चर ही बता देता है कि आप जो है समान विचारधारा वाले हो। तो क्या ये वाला जो ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है कि हाँ भारत को थोड़ी सी जो है चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो, वो बढ़त मिलेगी? तो वाकई में आप महसूस करते हैं वैसा कि वैसे बढ़त है? देखिए, भारत की जहाँ तक बढ़त की बात है तो भारत की बढ़त तो हमेशा मिलेगी। वो ट्रंप हो, हैरिस हो, बाइडेन हो, ओबामा हो, कोई भी हो। और ये आज से नहीं है, हम लोग इतिहास भूल जाते हैं। आप पुराना देख लीजिए, मैं इंदिरा गांधी नेहरू के ज़माने में नहीं जा रहा हूँ, वरना लोग कहेंगे आप बार बार इंदिरा गांधी नेहरू की बात करते हैं। मैं अटल जी के ज़माने की बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी पे भी नहीं जा रहा हूँ। अटल जी जब जाते थे अमेरिका और जॉर्ज बुश थे, तो उनकी बगल में बैठी जो फोटो छपती थी ना एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल उसमें एरेना में, उसकी भी चर्चा होती थी। फिर मनमोहन सिंह जब जाते थे तो मनमोहन सिंह का भी वैसे ही स्वागत होता था। जॉर्ज बुश जूनियर ने भी किसी इंटरव्यू में जिक्र किया था। नहीं, ओबामा ने कहा, याद आ गया। समझे? तो ऐसा नहीं, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की डेमोग्राफिक स्थिति और बाजार, और भारत डेमोग्राफी आगे बाजार आ गया, और भारत की पूरी ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थिति, तो भारत को अनदेखा करना किसी भी विश्व शक्ति के लिए संभव नहीं है आज की तारीख में, तो बिल्कुल ही नहीं संभव है। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई अगर मुफीद व्यक्ति आ जाता है तो थोड़ा उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है। जैसा कि समीर ने भी कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जॉर्ज बुश नहीं थे, ओबामा, उसके बाद ट्रंप, और अब बाइडेन, और फिर ट्रंप। ये 4 राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डील किया है, और बहुत बेहतर डील हुई है। बाइडेन के साथ भी जब बाइडेन आए थे जीत करके, तो बड़ा लोग कह रहे थे बाइडेन डेमोक्रेट आ गए, पता नहीं क्या होगा, और मोदी जी तो ट्रंप के बारे में वहाँ प्रचार कर आए थे, टप की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाए थे, डेमोक्रेट्स बहुत नाराज हैं सब। लेकिन वो नाराजगी नहीं आई। आप देखिए ना, बाइडेन के साथ भी भारत के रिश्ते तमाम सारे समझौते हुए उस समय हुए, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री की तारीफ भी की बाइडेन प्रशासन ने, कमला हैरिस ने भी। हाँ, ये बात जरूर है कि ट्रंप अपने कार्यकाल में 2 बार भारत आए, ओबामा अपने कार्यकाल में 2 बार भारत आए, जॉर्ज बुश जूनियर 2 बार भारत आए, लेकिन बाइडेन सिर्फ एक बार आए, वो भी बायलैटरल विजिट पे नहीं। हाँ। वो आए G20 पे, जबकि 26 जनवरी को उनको बुलाया गया था, पेशकश की गई थी, लेकिन वो नहीं आ सके थे। हाँ, तो ये एक थोड़े जेस्चर होते हैं। अब चूंकि ट्रंप चुन गए हैं, जीत गए हैं, तो सारी अच्छाइयाँ हमको नजर आ रही हैं। अगर अभी हैरिस जीत जाती तो हम फिर कहते देखिए अमेरिकन डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, पहली बार एक महिला को चुन लिया, एक अश्वेत महिला को, एक, तो हमारी सबकी मान्यता बदल जाती। तो जीतने के बाद हमारे विश्लेषण बदल जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ट्रंप के सामने इस बार चुनौतियाँ पहले से ज़्यादा हैं। पहले जब ट्रंप आए थे तो जो अमेरिका उनको मिला था ओबामा के बाद, उस अमेरिका में, आज के अमेरिका में बहुत दुनिया में, और ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कुछ बड़े अच्छे काम किए थे। जैसे अफगानिस्तान से उन्होंने अमेरिका को निकाला,
उन्होंने उत्तर कोरिया में किम जंग यन से मिल करके उत्तर कोरिया को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। बड़े साहसिक काम थे, मतलब इनकी पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति उस धरती पे गया। तो ये भूलना नहीं चाहिए, ये बड़े काम, ये काम ओबामा नहीं कर पाए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश नहीं कर पाए, और वो ट्रंप ने किया था। तो ये ट्रंप, दूसरा जो ट्रंपोनॉमिक्स है, ट्रंपोनॉमिक्स ने अमेरिका फर्स्ट का जो नारा दिया, उससे अमेरिकन इकॉनमी को काफ़ी बूस्ट मिला था, जो शायद बाइडेन प्रशासन उस तरह उसको संभाल नहीं पाया। उसकी हार का एक बड़ा कारण रामपाल जी अपने उसमें विस्तार से बता चुके हैं, अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ दिक्कतें हैं, तभी तो ट्रंप जीते। वरना ट्रंप की जो छवि और ट्रंप का जो पूरे उनके मुकदमे चल रहे हैं, उसके बावजूद उनको ऐतिहासिक रूप से जीतना, तो कहीं ना कहीं अमेरिका जनता में असंतोष तो था बाइडेन प्रशासन के खिलाफ, उनकी खासकर आर्थिक नीतियों के खिलाफ। लेकिन ट्रंप के सामने चुनौतियाँ अभी हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने, जो उन्होंने वादा किया है कि मैं युद्ध नहीं होने दूंगा, तो पहली चुनौती तो उनको 2 युद्ध रोकने की है, फ़लस्तीन और वो जो गाज़ा पट्टी में इजराइल जो फंसा हुआ है तमाम हमास के साथ, और दूसरा यूक्रेन वाला जो है। अभी खबर में देख रहा था कि अमेरिका ने कतर को बोल दिया है कि आप अपने यहाँ से हमास के अड्डे ख़त्म करिए, हटाइए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि साथ में कि ट्रंप और पुतिन के बीच भी, जैसा कि रामपाल जी ने कहा, पुतिन ने तारीफ की है। खबर तो ये भी है कि शायद शी जिनपिंग की तरफ से भी कुछ बैक चैनल जो है चाइना की तरफ से भी शुरू हो गया है, और उसमें भी कुछ, क्योंकि देखिए हर देश जो है अपने हितों के हिसाब से नीतियां बनाता है। एक बार प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से हम लोग पत्रकारों पर औपचारिक चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे पूछा कि सबसे अच्छा जो है मित्र भारत का कौन सा नेता है दुनिया में, आप तो जाते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए हर नेता अपने देश के हित की बात करता है और अपने देश के हितों के हिसाब से संबंध तय करता है, तो सब अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि हम भारत के हित को आगे करके बात करते हैं, अपने देश के हित लेके बात करते हैं, उसी बीच में कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये बात सही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि ग्लोबल विलेज हो गया है, और अब अगर दुनिया के, अब वो जमाना नहीं है कि एक तरफ आग लगी पड़ी है तो आप आराम से तापते रहेंगी पड़ी, अब तो कहीं आग लगेगी तो उसकी आँच यहाँ भी आएगी। यूक्रेन युद्ध का असर पड़ा, हमारे कितने छात्र जो पढ़ने जाते थे किस तरह से आए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, उसका भी हो रहा है। हाँ, हालांकि यूक्रेन युद्ध का एक लाभ ये हुआ भारत को, खास करके उस समय जब क्रूड ऑयल बहुत बढ़ रहा था, तो रूस से जो तेल हमने लिया, जो हमें सस्ता तेल मिला, वो कंट्रोल वो उससे वो काफ़ी, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत ट्रंप के ज़माने में भारत के रिश्ते कैसे होंगे, 2-3 कसौटियाँ हैं। पहली कसौटी है कि जो 18-20 कंपनियों को जो ब्लैक लिस्ट किया है अमेरिका ने, भारतीय कंपनियों को, तमाम सारे कारणों से उन्होंने रूस से ट्रेड किया, तो क्या ट्रंप उसको लिफ्ट करेंगे? पहले तो ये देखना पड़ेगा उसको लिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, नंबर 1। दूसरा जो टैक्स वाली बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स वो बढ़ाएंगे या घटाएंगे कि नहीं करेंगे। जो तीसरा जो सबसे बड़ा कसौटी होगी, जो मनमोहन सिंह काम छोड़ गए थे जहाँ पे, कि एनएसजी ग्रुप की जो मेंबरशिप, जो 1-2-3 न्यूक्लियर डील, जो सिविल न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह ने जॉर्ज बुश के साथ की थी, उसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जो मेंबरशिप भारत को मिलनी थी, जिसको लेके चल रहा था, और सरकार बदल गई भारत में पिछले 10 साल में, मोदी सरकार उस दिशा में एकदम आगे नहीं बढ़ पाई, ट्रंप भी रहे और बाइडेन भी रहे। क्या अब भारत, मोदी जी के और ट्रंप के जो रिश्ते हैं, उस दिशा में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करेगा और हमें वो सदस्यता दिलाएगा? हम न्यूक्लियर स्टेट तो हो गए, लेकिन अभी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर नहीं है, यूरेनियम। तो ये कुछ बड़े काम हैं जो अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। भाई भारत, कमला बने, ट्रंप बने, कोई बने, हमें तो जो भारत के लिए हमारी जो करेगा हमारे लिए, तो वो बढ़िया है ना। हम हिंदू एंगल से देखते हैं ना मुस्लिम एंगल से देखते हैं, हम तो भारत के हित के हिसाब से जो भी राष्ट्रीय, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता जो है काम कर रहा है। जैसे एक बात खत्म करने से पहले 2 उदाहरण में देना चाहता हूँ कि एक बार भारत में ज़बरदस्त अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद इंदिरा गांधी परेशान थी, उन्होंने सोवियत संघ से गेहूँ मांगा, अमेरिका से पहले मांगा, अमेरिका ने मना कर दिया, कहा कि हम तो खरीदिए हमसे, आप पैसे थे नहीं हमारे पास। सोवियत संघ से मांगा, ब्रेजनेव थे, ब्रेजनेव ने, चंद्रजीत यादव गए थे वहाँ पर, और चंद्रजीत यादव को उन्होंने कितना गेहूँ चाहिए, उनका इतने शिपमेंट चाहिए, बोले ले जाइए, बोले इसकी रिकवरी, बोले रिकवरी जब आपके यहाँ पैदा, कैश नहीं चाहिए, जब आपके यहाँ ज़्यादा हो जाए तो हमें वापस कर दीजिएगा। और वो फिर वापस भी नहीं मांगा उन्होंने, वो 2 साल बाद जब हो गया तो उन्होंने कहा इसको वियतनाम भेज दीजिए।
तो निजी रिश्ते इस तरह काम आते हैं। तो हमारे लिए तो ब्रेजनेव बहुत अच्छे थे, भले सोवियत संघ चला गया, 71 में हमारा साथ दिया उन्होंने, तो हम तो उस हिसाब से देखेंगे बाकी के लिए क्या हो। तो ये मुझे लगता है भारत के हितों के हिसाब से ट्रंप अगर 2-4 काम करते हैं, और खासकर पाकिस्तान पे लगाम लगाना, ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कसौटियाँ होंगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह की केमिस्ट्री, पर्सनल केमिस्ट्री है, उसका फायदा भारत को मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री और ट्रंप जी की अच्छी केमिस्ट्री। ठीक है अनुराग जी, जिस तरीके का माहौल विश्व में एक लड़ाई वाला, युद्ध वाला, 4 बड़े जो राष्ट्र हैं वो लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और ट्रंप लगातार अपने भाषणों में, अपने प्रचार में इसी तरह के युद्ध को रोकने की बात कर रहे थे। आप इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं? क्या यही ट्रंप को जो है बढ़त दे गया या इसी से ट्रंप जीते? नहीं, देखिए, ट्रंप के जीतने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका एक बड़ा देश है और दुनिया में कहीं भी डिस्टरबेंस होता है तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी पे और उसकी अपने जीवन पे असर पड़ता है। अगर हम भारत की उसी दृष्टिकोण से बात करें तो ट्रंप के जीतने से भारत पे क्या असर हो रहा है या हो सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण, हालांकि जो लोगों ने ये काम किया उनको शायद इतना नहीं पता होगा कि ट्रंप के जीतने के लिए हवन किए जा रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। एक अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें ट्रंप की एक मूर्ति लगी और लोग उससे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इसका भले ही उनको ये नहीं पता है कि ट्रंप का आशीर्वाद लेके उनको क्या मिलेगा, लेकिन उनको ये पता है कि ट्रंप का आना भारत के हित में कहीं ना कहीं है, और ट्रंप का आना भारत के हित में है। और दूसरी चीज़, कमला हैरिस का ना आना भी भारत के हित में कहीं ना कहीं रहा है। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। जिस तरह से आरोप लगे हैं वो कुछ हद तक वो भी है कि कमला हैरिस की कश्मीर को लेके जो ओपिनियन है वो बड़ी ही डिफरेंट है, वो भारत के हित में नहीं है। बहुत रिजिड उनके, वो फ्री कश्मीर की जो है वकालत करती हैं, जो किसी भी तरह से भारत के हित में नहीं है। और वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने 370 हटने का सपोर्ट किया। इसके अलावा जो कमला हैरिस का स्टैंड पाकिस्तान को लेके, उनकी एक कोर टीम में कुछ 6-7 लोग ऐसे माने जाते हैं जो पाकिस्तान के समर्थक, उनके हितों का समर्थन भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रंप का आना है, भले ही हिंदुस्तान के अधिकतर लोगों को ट्रंप का आशीर्वाद लेना समझ नहीं आ रहा है क्यों, लेकिन वो आशीर्वाद वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण, बिल्कुल। ट्रंप का असर तो है ही, नो डाउट सर, कि ट्रंप के आने के साथ जो भारत को लेकर एक विश्व मंच पर भी जो दूसरे विश्व के देश हैं वो भी इस उसमें हैं कि अब भारत जो है थोड़ा सा बढ़ चढ़कर बाछें खिली जैसा वाला हिसाब किताब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर बहुत सीरियस नोट पर अगर देखें इसको, तो जो इस वक्त पूरे विश्व में एक युद्ध वाला माहौल रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर इस बात को कहें कि हम हमेशा शांति के समर्थक हैं, बातचीत से हम वो करते हैं, वही वाली बात शायद ट्रंप भी लगातार कहते चले गए। इसीलिए एक जो कह लीजिए कि एक विचारों का जो संबंध है वो ट्रंप और मोदी के बीच दिखता है। एक लाइन सर जी जी प्लीज कह दूं, ये इन्होंने जो कहा, अब आप जो मैं ये कह रहा था कि कैसे डाउन द लाइन जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो नीचे, यानी क्लासेस और मासेस का कैसे, अब आप सोचिए, ऐसा कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक जिसका नाम कमला हो, यानी जिससे झलकता हो कि भारत की है, आम जनता उसके जीत के बजाय वो ट्रंप को से आशीर्वाद ले रही है। तो आप समझ लीजिए कि जो बेसिक मैसेज है, यानी वो एक भारतीय को, भले अप्रवासी, उसको छोड़ने के, उसके बारे में नहीं बात कर रही है, ट्रंप की पूजा। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ का मासेस एक तरह से कैसे घुसा हुआ है, उसके दिमाग में यह है कि नहीं ट्रंप आना चाहिए। नहीं, वो तो आप कह रहे थे और कि आया पर भी टीवी देखती तो है, और मैं भी वही मैं बिल्कुल सॉरी सर, बहुत अच्छी टिप्पणी थी आपकी। सॉरी तो नहीं, आपकी टिप्पणियाँ हमेशा आवश्यक भी होती हैं और बहुत सारा अध्ययन उसमें होता है। और खबरों के खिलाड़ी के पूरे शो का हमारा मंशा ही ये होती है कि जो लोग लगातार खबरों से जुड़े हैं वो उन खबरों के अध्ययन के आधार पर, और लोग इसीलिए इसको पसंद भी कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। शुरुआती सवाल प्रतीक्षा आपके जो 2 थे, पहले उससे बात शुरू करूंगा कि अमेरिका में चुनाव हो रहे थे लेकिन चर्चा भारत में हो रही थी, और अभी भी हम खबरों के खिलाड़ी में इस टॉपिक को क्यों इस तरीके से उठा रहे हैं। देखिए, दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है उसकी जो चर्चा है वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नहीं होगी तो कहाँ होगी।
एक ऐसे समय में जब तानाशाही पूरी दुनिया पर हावी होने का प्रयत्न कर रही है, तब दो लोकतांत्रिक ऐसी शक्तियां दुनिया में मौजूद हैं जो इस पूरे लोकतांत्रिक विचारधारा का नेतृत्व कर सकती हैं। उसमें जो कम्युनिज्म और पूंजीवाद वाली बात है, उस पर बहुत अच्छे से बातें सारे खबरों के खिलाड़ियों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने रखी हैं। लेकिन उसके ऊपर क्या जनता अपना प्रतिनिधि चुन रही है या नहीं चुन रही है, प्रतिनिधि अपने आप को जनता पर थोप रहा है, ये भी तो अपने आप में दुनिया का एक द्वंद्व है जो चला आ रहा है। क्या रूस में ऐसा हो पा रहा है? नहीं, प्रतिनिधि जनता पर थोपा गया, जनता प्रतिनिधि को नहीं चुन रही है। क्या चीन में ऐसा हो पा रहा है? राष्ट्र का नायक जो है वो खुद को जनता पर थोप रहा है, जनता ने नहीं चुना है उनको। ऐसी स्थिति में दुनिया में 235 साल से जिस देश में लोकतंत्र सांसें ले रहा है और जिस धरती से लोकतंत्र की आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद होती है, इन दोनों के बीच में इस तरह का साम्य स्थापित करना और दुनिया को ये संदेश देना कि आप कुछ भी कर लीजिए, लड़ लीजिए, अपने अपने विचार रख लीजिए, अपने अपने पक्ष और विपक्ष रख लीजिए, लेकिन जनता को ये अधिकार दीजिए कि देश को कौन चलाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस अधिकार के लिए जो लड़ाई है वो दोनों देशों में समान रूप से है। अपने अपने अंतर विरोधों से, श्वेत और अश्वेत, रंग भेद के आरोपों, पूंजीवाद और साम्यवाद के आरोपों, इजराइल के पक्ष और विपक्ष के आरोपों के बीच भी वो देश अपने राष्ट्र नायक को चुनता है वोट देकर। भारत इसलिए प्रतिध्वनि उसकी पाता है अपने भीतर, क्योंकि हम भी लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, जाति, अगड़ा, पिछड़ा, आरक्षण, ये वो, मोदी, राहुल, इसके बीच में जनता को अधिकार देते हैं कि कतार लगाकर, और ऐसी कतारें जब हमको अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक के लिए लगी हुई दिखाई देती हैं तो हमको साम्य नजर आता है, और उस साम्य में हम खामियां और ताकतें भी ढूंढते हैं। हम पूरी तरह से ईवीएम पे वो नहीं है, कई जगह पर है, कई नहीं है। पिछली दफे तो 5 दिन लग गए थे परिणाम आने में, इस दफे चुनाव के परिणाम जल्दी आ गए। इसीलिए इस साम्य पे आगे भी हम अगर बढ़ें तो आप देखिए कि यहां पर विपक्ष का एक नेता देश के 2 बड़े उद्योगपतियों के नाम भर लेता है तो विवाद हो जाता है, और वहां दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति एलोन मस्क डंके की चोट पर मंचों से कहता है कि हमको ट्रंप को जिताना चाहिए। कैसा विरोधाभास है? हम लोग छी थू थू करते हैं कि हम पैसा देंगे, हाँ, आपको जो जहाँ वोट जरूरत देगा होती है, हम उसको पैसा देंगे। उसके आगे आखिरी पॉडकास्ट उसका जो सबसे ज्यादा चर्चित हुआ, उसमें उसने कहा कि अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो अमेरिका में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं संविधान खत्म होने वाले जिस तरह डर की प्रतिध्वनि थी वो भी दिखाई दे रही थी। तो ये भी साम्य है। तो इसीलिए हमको इतनी चर्चा कर, ईवीएम पर सवाल उठाए थे, और उसने ये भी कहा अपने आखिरी पॉडकास्ट में जो वोटिंग के ठीक पहले सबसे ज्यादा चर्चित हुआ कि अगर डेमोक्रेट जीत गए तो अमेरिका में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ हम नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, छी अरे यार ये उद्योगपतियों के नाम लेता है, अरे उद्योग और राजनीति का गठजोड़ तो है लेकिन इसकी ऐसी खुलकर चर्चा थोड़ी होनी चाहिए। और वहीं एक सीना तान कर हम उद्योगपति देखते हैं जो कहता है कि नहीं, किसी भी तरह ट्रंप को वोट दो, और उसकी रैलियों में जा रहा है, नाच रहा है, उसके साथ गाने गा रहा है, और लोगों को ये कह रहा है कि इसके अलावा कोई जीत गया तो अमेरिका का बंटाधार हो जाएगा। बताइए किस तरह का विरोधाभास दोनों तरह के लोकतंत्रों में है। और उस विरोधाभास को हम यहाँ पर इतनी बात होती है, मीडिया की चर्चा होती है, मीडिया के पक्ष विपक्ष की चर्चा होती है, गोदी मीडिया जैसे आरोप हवा में उछलते हैं, और वहां पर तो इतना गहरा रंग है मीडिया का, नीला या लाल, कि चुनावी जीत के बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटोरियल छपता है कि अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में है। क्या इन विरोधाभासों को नहीं देखना? और ऐसे में हमको जरूर यह गर्व होता है कि कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र अधिक परिपक्व है। मैं इस मुद्दे पर भी जनता को लाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हमने लोकतंत्र को अपनाने में अधिक समझदारी दिखाई है, हमने उन मुद्दों को ज्यादा गहराई से छुआ है, और हमने उन दायरों को ज्यादा बेहतर तरीके से परिभाषित किया जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इस तरह से लॉबिंग है वहां मीडिया की, इस तरह से धड़ों में बटा हुआ है कि वहां के बड़े बड़े लेखकों ने, आप ये देखिए कि द इकोनॉमिस्ट के चुनाव के ठीक पहले के अंक में ये छप जाता है कि हाउ कमला हैरिस विल रन अमेरिका, हाउ पोलराइज्ड यू आर, हाउ बायस्ड यू आर। ये किस तरह का मीडिया है जो किसी की चुनावी जीत से पहले वो देश को कैसे चलाएंगे इसको लेकर अपना कवर पेज निकाल रहा है। ये दिखाता है कि बुद्धिजीवियों की सोच में और धड़ों में बटे हुए लोगों के बीच में और जनता जो मतदान के लिए कतार लगाकर खड़ी है उसमें कितना बड़ा अंतर है। कांटे की टक्कर है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच बिल्कुल कशमकश है। 306 से ऊपर आदमी वो ला रहा है वोट, और आप कह रहे हो कि कांटे की टक्कर है। मीडिया ने जो एक हफ्ता लग जाएगा, जिस तरीके से चुनावों को प्रभावित और प्रचारित किया है, अध्ययन का विषय वो है, और इसीलिए वो हमारी चर्चा का विषय होने चाहिए। और अगर हम इन विषयों को अछूत मानते हैं और हमें मानते हैं कि निरपेक्षता होनी चाहिए प्रचार में, मीडिया में, उद्योगपतियों और राजनीति के गठजोड़ को इस तरह से नहीं परिभाषित और करके प्रस्थान देना। भाई इलोन मस्क को तो बिजनेस करना है, कोई भी जीते उसको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन वो अपने हितों को इतनी ज्यादा, तो उस पूंजीवाद के चरम पर बैठे हुए अमेरिका और भारत में अंतर यही कि हमने पूंजीवाद समाजवाद के जो
घोल को अपनाया है, जिस तरीके से उसका एक बैलेंस कायम करने की कोशिश की, और उसके पक्ष में जब हम खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने लोकतंत्र पर अधिक आगे दिखता गर्व होता है, और इस गर्व के साथ हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। जहां तक बात है ट्रंप, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। आपने शुरू में एक संतों का, मैंने देखा कल बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी किया है दिलचस्प सा ट्रंप की जीत पर। सर हरिद्वार में पूजा पाठ हुई है ट्रंप ये के लिए, देखिए, कि ये वो सब जीत गए, हम मन्नतें पूरी हुई। व्यक्ति अपने जड़ों की तरफ लौटता है, संस्कारों की तरफ। हमें यही आता है, किसी की जीत के लिए हम पूजा हवन करते हैं, तो हम अपने संस्कारों को लेकर, अपने प्रतीकों को लेकर ही जिएंगे। हमारे प्रतीक यही हैं, उनके प्रतीक कुछ और हैं, वो उस तरीके से जिएंगे। मैं सिर्फ आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ट्रंप एक बिल्कुल दुस्साहसी बिजनेसमैन है। तो आर्ट ऑफ डील का बहुत अच्छा जिक्र समीर चौगांवकर जी ने किया, और इसीलिए उनकी रीति नीति पूरी तरह बिजनेस से परिभाषित होती है। वो अपने मुनाफे से, अपने लाभ से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। पिछले कार्यकाल में हमने देखा है कि एक रुथलेस बिजनेसमैन की तरह ही उन्होंने देश को भी चलाने की कोशिश की, और वहीं उन्होंने कुछ गलतियां भी की। क्योंकि एक बिजनेसमैन अगर पॉलिटिशियन बनता है तो पॉलिटिक्स की रीति नीति अलग है और बिजनेस की रीति नीति। बिजनेस में आप मुनाफे को लेकर बहुत ज़्यादा आग्रही होते हो, और यहाँ जनता के लाभ के कीमत पर मुनाफे को छोड़ने के लिए आपको कई बार तैयार होना पड़ता है। ये बैलेंस वो नहीं कर पाए, और दुनिया का जो पूरा इक्वेशन है जिसमें अमेरिकी चौधराहट कायम है, उसको कायम रखने के लिए उनको किस तरह से बेहतर तरीके से अपनी रीति नीति, वो शायद अब, लेकिन मुझे लगता है एक परिपक्व राजनेता के तौर पर भी उनके प्रचारों में दिखा, उनके प्रचारों में भी दिखा। उन्होंने बहुत अच्छे से मौके को भुनाया, और मुझे लगता है कि वो पिछले कार्यकाल में केवल एक बिजनेसमैन थे जो राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे थे। इस कार्यकाल में वो राष्ट्रपति बनने की कोशिश करेंगे जो बिजनेसमैन भी है। अपने मुनाफे से वो समझौता नहीं। देखिए, बिजनेसमैन क्या होता है, कंपनी नहीं चल रही, घाटे में, तो बंद कर दो, लोगों को निकाल दो। लेकिन एक राजनेता इस सोच के साथ अपने देश को संचालित नहीं कर सकता है। इसके बावजूद ट्रंप का आना, दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको छूना चाहूंगा आखिर में। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस निर्लज्ज तरीके से कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, और उस पर अमेरिका ने जो रुख अपनाया था बाइडेन प्रशासन ने, वो निंदनीय है। और उस पर अमेरिका की चुप्पी, उस तथ्य को जो सामने आकर भी छुपा हुआ सा रहता है कि CIA हवा दे रहा है, साबित कर दिया बाइडेन प्रशासन ने। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। वैसे ही बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, पूरा CIA का पीछे का खेल रहा सत्ता पलट करने में, वहां भी लगा। और वो बिजनेसमैन जो होता है ना, युद्ध करता ही नहीं है। उसका बहुत गंभीर मसला भी हो जाए तो वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा और कोर्ट में चला जाएगा। राजनेता की सोच होती है, लड़ो मारो, हथियारों की सप्लाई करो, दुनिया को जंग में झोंके रखकर अपनी चौधराहट को कायम रखो। और ट्रंप कहता है, यार धंधा पानी करो, पैसे कमाओ, और अपने अपने राष्ट्र में सुखी रहो, मुझे मेरी सत्ता चलाने दो, तुम तुम्हारी सत्ता चलाओ। तो इन रीति नीतियों का फर्क मुझे लगता परिलक्षित होगा उनके कार्यकाल में। लेकिन ट्रंप का जीत जाना न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत निर्णायक, पॉजिटिव वाइब, हाँ, पॉजिटिव वाइब, बिल्कुल ठीक है। चुनाव मतलब अमर उजाला हम इसीलिए कहते हैं, इस तरीके के सटीक विश्लेषण आपको यहीं मिलते हैं। और जैसा कि हम हमेशा से वादा करते हैं कि चुनाव कहीं का भी हो, राज्य का हो, देश का हो, या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का हो, उसकी कवरेज भी, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने अपने सहयोगी प्रणय उपाध्याय के माध्यम से आप तक पहुंचाई थी। सारी खबरें आपने खूब पसंद की हैं, बहुत सारे कमेंट्स आप सबके आए हुए हैं। मेरे लिए थोड़ा संभव नहीं है कि सारे कमेंट्स पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कि भारत को बताते हैं कि विश्व गुरु भारत बनेगा, अब ट्रंप उसमें सहयोग करेंगे। संदीप सिंह जी हैं जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। इसके अलावा एक एलमेट की आईडी से कोई लिख रहे हैं कि माई प्रे टू गॉड इज टू स्टॉप द वॉर्स, यानी युद्ध रुकाने की जो के कोशिश है वो ट्रंप के आने के बाद कही जा रही है। इसके अलावा वेद प्रकाश शर्मा जी हैं जो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का बहुत अच्छा दोस्त हमेशा से रहा है, और इसी की वजह से हम हिंदुज़म को जो बहुत दिनों से थोड़ी परेशानी में है उसको शायद हम बचा पाएंगे। जय भारत। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक श्रीमती तिवारी हैं, वो कहती हैं भारत से रार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और बाइडन और कमला हैरिस को ऐसा ही कुछ भुगतना पड़ा है। ये तो शायद अति राष्ट्रवाद है जो इस तरीके की बातें कही जाती है। पर आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब जो है अमेरिकी चुनाव पर भी आपने हम पर भरोसा जताया, और हमको इस तरीके से कमेंट्स और लाइक और शेयर के जरिए हमें इतना सराहा है। इसलिए भी हमने आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाई है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की। फिलहाल खबरों के खिलाड़ी में आज इतना ही। आप सब मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। बहुत सटीक टिप्पणियां यहां से निकली हैं। आप सब अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि और किस तरीके के विषय आप चाहते हैं अपने खबरों के खिलाड़ियों से। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।